मिल सकते हैं? टीसीएस मैं इनफैक्ट उस टाइम देख ही रहा था जब टीसीएस, फिर मैं स्किप कर गया था। स्किप पुट ऑप्शन सारे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, एक स्टॉक और जो कि आज बैकफुट पे, लेट्स चेक इंडिगो। इंडिगो क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे? ये ट्रेड करता हुआ 1885 पर आज फिर बैकफुट पे है, और हालांकि परसों के लो के इर्द गिर्द भी नहीं गया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई लेकिन फिर सिंक हो गया। 1885 पे आके ट्रेड करता हुआ ₹3.35 अगर आप देखें मात्र अब ऊपर है। मैं इसको मार्क करके रखा था क्योंकि पिछले 2 दिन से अगर आप देखें ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी लगभग ₹50 नीचे ट्रेड कर रहा था। एक पुल बैक की तैयारी करी लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया 1897 को छूने के बाद। और एक बार जरा एफएमसीजी बास्केट में फिर रहते हैं वहीं पे, ब्रिटानिया को और मार्क कर लेते हैं। ब्रिटानिया करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 4470 पर शिवांगी, मेरिको की बात छिड़ी थी कुछ देर पहले। ब्रिटानिया में हल्का सा पुल बैक है। गोदरेज सीपी इज डूइंग वेल, करीब करीब 2% ऊपर। आपके प्रेफर्ड पिक इस वक्त एफएमसीजी बास्केट में शिवांगी? जी बिल्कुल, अगर पूरे एफएमसीजी बास्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पुल बैक मूव ज़रूर देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अपसाइड जो है वो लिमिटेड लग रहा है। इन सब में से एक कंजम्पशन स्पेस की अगर हम बात करें तो आईटीसी और मैरिको ही अच्छा लग रहा है, जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं। पर मैरिको में अगेन वीकली स्ट्रक्चर अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, तो अपसाइड हल्का सा कैप्ड हो सकता है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये कुछ कॉल्स इस समय आती हुई, अब एक काम करते हैं, अपने पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मानस जी और पालवे जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप बने रहें हमारे साथ अगले शो के लिए। बाकी सब गेस्ट को शुक्रिया जुड़ने के लिए, हैव अ गुड डे। और अब एक काम करते हैं, इस शो को यहीं विराम देते हैं और शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की। सेम पार्टीज के बीच में डील हो गई, बहुत क्लियर है, ना किसी को कुछ मिलना ना किसी को जाना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मैनेज हो गया। बैंक निफ्टी 40,000 पर है, 49,000 की कॉल में 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशो टेक्निकली इतना नीचे नहीं है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है मार्केट पुट कॉल रेशो के हिसाब से जितना हेडलाइन दिखा रहा है। जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को वॉच करता है। सेबी इसकी जांच करेगा। हाँ भाई, आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुट कॉल रेशो, वो जो सैनिटी होती है ना पुट कॉल रेशो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी। चलिए, एक मुहिम जो हमने चलाई पिछले 2-3 दिन में, एक डेटा क्लियरली एक डिस्पैरिटी दिखा रहा था बिटवीन पुट कॉल रेशो, जो कि काफ़ी सैक्रोसैंक्ट मेजर रहता है मार्केट के ओवरसोल्ड या ओवरबॉट नेचर के लिए। उसको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा था, उस पर हमने एक मुहिम चलाई, सिंपल डेटा पॉइंट्स दिखाए। सेबी ने कॉग्निजेंस लिया उसका, और सेबी ने क्लियरली बोला कि हम इसको स्टडी करेंगे, और तुरंत ये सेबी का एक्शन आता हुआ वीरो विदिन 1 आवर। और ये बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि एक रेगुलेटर, इतना एक्टिव रेगुलेटर, डेटा पहुंचा उनके पास विदिन 1 आवर। उन्होंने बोला बिल्कुल इसकी 100% जांच होगी, क्योंकि प्राइमा फेसी क्लियरली यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, और मैंने एक चीज़ देखी अनुज, कोई इंसान अगर डेरिवेटिव्स को समझता नहीं भी समझता, बिल्कुल, वो पुट कॉल रेशो को एक बड़ा माध्यम समझता है। एग्जैक्टली जिसको नहीं मालूम डेरिवेटिव्स के बारे में, भाव कॉपी के बारे में, वो यही कहता है कि यार 0.80 पे इट्स अ बाय, 0.080 इट्स अ बाय, 1.60 1.70 इट्स अ सेल। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, उसको मैनेज करना ये वाकई बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। ये इसीलिए हमने कहा क्योंकि बहुत लोग, मैं सुबह भी जब चाय पीने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर भी 1-2 लोगों से मिलता हूँ, तो कई बार पूछते हैं मुझसे कि अच्छा पुट कॉल रेशो इतना आ गया, मतलब अब बाय है क्या? मतलब क्योंकि जैसा आपने कहा, वो उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि किस लेवल पर पुट्स और कॉल्स बिकी हैं, लेकिन सिर्फ पीसीआर इस लेवल पर है तो वो एक एल्गो ट्रेड उस हिसाब से प्ले होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको अगर मैनेज किया जा रहा था। और मैं इस डेटा को ऑब्जर्व करता रहूँगा और देखता हूँ यहाँ पर क्या मूव बन रहा है। जी हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सेबी ने अगर आप देखें, इस पर अगर आप देखें तो एक जब प्रण लिया ही है कि इस पर कुछ स्टडी करेंगे, सीएनबीसी आवाज़ ने जो डेटा स्क्रीन पे रखा, और उसके बाद वो करेक्टिव मेजर्स लेंगे।
चलते हैं, लौट के आते हैं बाजार पे। 17855 निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ, लगभग ट्रेजेक्ट्री क्या है जरा निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लेके आएंगे प्लीज। इट्स 4586। पिछले 15-20 मिनट में बदलाव ये हुआ है कि निफ्टी आईटी जो हमारे लिए एक शायद हमको सेव करने के लिए एक महत्वपूर्ण इंडेक्स था, वो भी अब बैकफुट पे आता हुआ। आपकी स्क्रीन पर सीएनबीसी आवाज का पूरा पैनल मौजूद है 10 का दबदा ट्रेड में। राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से, मानस जायसवाल .com के सचितरन उत्तेकर और साथ ही साथ विकास हमारे साथ मौजूद हैं। और बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश कोठारी, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन सचिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स, मार्केट पे आपकी अप्रोच। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक क्लियरली मार्केट अगर निफ्टी के लिहाज से देखे तो एक इनसाइड बार फॉर्मेशन नजर आ रहा है। इनफैक्ट जब तक 17,800 का लेवल टूटता नहीं, आई थिंक तब तक अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बनानी नहीं चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी ऊपर रेजिस्टेंस काफी वेल डिफाइंड है 17,960 के आसपास का। मुझे लग रहा है वो भी अगर जब तक टूटता नहीं है तब तक फ्रेश अग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड्स भी नहीं डिप्लॉय करने चाहिए। तो मुझे लग रहा है निफ्टी तो शायद इसी पर्टिकुलर दायरे में ऑसिलेट हो सकता है। मेजर ट्रेंड मुझे लग रहा है अभी भी वीक है, तो जैसे ही ये ब्रेकडाउन एस्टैब्लिश हो जाता है 17,800 के नीचे, मुझे लग रहा है उसके बाद काफी अग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो फॉर द डे मुझे लग रहा है निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, बट बैंक निफ्टी का जिस तरीके से डेटा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। 40,500 के आसपास का जो सपोर्ट है वो अच्छी तरह ड्यूरिंग द मॉर्निंग सेशन रिस्पेक्ट हुआ है, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल भी ब्रेक होना चाहिए एंड एक्सपायरी कहीं जाकर ऑन द लोअर साइड टुवर्ड्स 40,000 की शेप अप होगी। तो 41,000 का एक रेजिस्टेंस है, 40,500 का इंटरमीडिएट सपोर्ट है, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है वो भी ब्रीच होना चाहिए। सो अगर हम ट्रेड्स देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बेस्ट केस है कि आप एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड ही डिप्लॉय करें। एंड जिस तरीके से मार्केट में फिलहाल पार्टिसिपेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर केमिकल स्टॉक्स पे आज काफी मोमेंटम बन रहा है। वहां से हमने हमारे क्लाइंट्स को एसआरएफ का ट्रेड सेटअप रेकमेंड किया ऑन द लॉन्ग साइड। सो जिस तरीके से यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस रही है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है, काफी समय के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के ट्रेड्स बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट रैली यहाँ पर ऑनगोइंग है जिसे पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2330 पे एंड टारगेट होगा अराउंड 2480 का। ये दोनों जो लेवल्स है ये मार्च सीरीज के लेवल्स है, तो खरीदारी करनी है एसआरएफ के फ्यूचर्स में मार्च सीरीज के 2330 स्टॉप लॉस एंड 2480 का पोजिशनल टारगेट। ऑन द शॉर्ट साइड क्लियरली बैंक्स पे ही दबाव है, तो वही पे हम प्रेफर कर रहे हैं शॉर्ट ट्रेड्स। लगभग कैनरा बैंक का जिस तरीके से एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन कल के सत्र में ब्रेक हुआ था। जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन एडिशन हो रहे हैं, क्लियरली यही संकेत है कि अभी भी यहाँ पर मोमेंटम ऑन द लोअर साइड नजर आना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 276 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर बनने चाहिए कैनरा बैंक में, तो यहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह होगी, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी 290 के स्टॉप लॉस के साथ 276 के टारगेट के लिए। ये लेवल्स भी जो मैंने रेकमेंड किया है वो मार्च सीरीज के है। सो दोनों में मुझे लग रहा है यहाँ पर एक लॉन्ग शॉट रखना चाहिए, कैनरा बैंक ऑन द शॉर्ट साइड एंड एसआरएफ ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो 2 ट्रेड्स इस समय सचिन की आपके लिए, एसआरएफ ऑन लॉन्ग साइड एंड कैनरा बैंक ऑन शॉर्ट साइड। एसआरएफ अब इस समय डे हाई पर, कैनरा बैंक डे लो पर, तो क्लियर मोमेंटम चेज करने की यहाँ पर एक अप्रोच दोनों स्टॉक्स में। अच्छा, एक बार जरा सीमेंस का स्टॉक लेकर आइए और वो पालवे जी की वो स्ट्रैटेजी लेकर आइए जो उन्होंने सुबह हमको सजेस्ट की थी। ये देखिए स्टॉक इस समय करीब 3% ऊपर, और आज सुबह जो आपको सजेस्ट किया गया था उसका टारगेट एक बार वो लेकर आइए। टारगेट था 3260 और 3270, दोनों टारगेट्स ना सिर्फ अचीव हुए बल्कि अच्छे से अचीव हुए, और अब उसके भी हम 20 या 30 रुपये ऊपर हैं। राजेश जी, प्रॉफिट बुकिंग या फिर ट्रेडिंग स्टॉप, क्या करें यहाँ पर, और आपकी इस समय की फ्रेश कॉल? अनुज जी, देखिए इंट्राडे ट्रेड है, 3% के मूव इस तरीके के मार्केट में कोई स्टॉक देता है तो बिल्कुल प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट लैक लस्टर है और एक्सपायरी के नजदीक हम पहुंच रहे हैं तो बुक करें। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है सीमेंस का, और हमें लगता है ये मोमेंटम अगर कोई छोटा मोटा वापस डिप मिलता है तो इसको ऐड करना चाहिए। अभी तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। अब जो फ्रेश ट्रेड हमें लग रहा है वो पहला तो मेटल स्पेस से हमें लगता है टाटा स्टील को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। टाटा स्टील में जिस तरीके से
पिछले 5-6 दिनों से देखें तो एक लोअर साइड से एक 110 के आसपास एक बेस बना के स्टॉक में ऑलमोस्ट 100 के मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके जो पुल बैक दिया है, हमें लगता है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 118 120 तक के अपसाइड के टारगेट हम टाटा स्टील फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 111 रुपए का। और जो दूसरा स्टॉक हमें लगता है बाय किया जा सकता है, जहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट ओपनिंग के बाद से बनते हुए दिख रहा है, वो है HAL का। ये स्टॉक में देखें तो 2 दिन का एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग था। स्टॉक अगर देखें तो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें लगता है HAL के फ्यूचर को बाय करना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो 2680 से लेके 2700 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा 2615 के आसपास। ओके चलिए, आज पावर स्पेस में थोड़ी बाइंग है क्लियरली। टाटा पावर, NTPC, ये दोनों स्टॉक्स ग्रीन में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक बार HAL वापस लेकर आई है। HAL पर सुबह कविता जी ने कॉल दी थी, आई थिंक वो एक बार अगर मेरे ख्याल से वो भी टारगेट के काफ़ी करीब है। 2643 2645 इस समय स्टॉक का रेट। आई थिंक उनका पहला क्विक सिंगल HAL ही था, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आप टारगेट के काफ़ी करीब आ रहे हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, एक बार जरा इस पर फॉलो थ्रू अगर आपसे मिल जाए, कोई अप्रोच यहाँ पर HAL को लेकर। अनुज जी, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही है। इनफैक्ट काउंटर 2 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस यहाँ पर एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम की ही तैयारी हो रही है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में हमने अपने इसी चैनल पे एक लॉन्ग ट्रेड दिया था, लगभग अराउंड 2500-2520 के लेवल्स के आसपास। एंड जिस तरीके से ये ब्रेकआउट शेपअप हुआ था, उसी का मुझे लग रहा है यहाँ पर फॉलो अप मोमेंटम है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यही इंडिकेट कर रहा है कि लगभग अराउंड 2820 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए पोजिशनली। तो आई थिंक ये डिक्लाइन जो मिली है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर स्टॉक अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2580 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आपको मेंटेन करना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न ब्रेकआउट था, वो पैटर्न के टारगेट लगभग अराउंड 2830 के आसपास प्लेस्ड है, तो जरूर खरीदारी करनी है HAL के फ्यूचर्स में। अच्छा, अभी देखिए मार्केट में एक टर्न इस समय, और अब ये टर्न कितना सक्सेसफुल होता है। निफ्टी 17900, और अब मार्केट को सपोर्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। लोअर लेवल से बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी रिकवरी। इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी को रिकवरी वाली प्लेट लेकर आते हैं कि कितनी रिकवरी हो गई। 250 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी बैंक, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में। फिर 40-500 का अपना वो ऑप्शंस का बेस बचाकर, और वहाँ से बैंक निफ्टी ने 240 पॉइंट की आपको रिकवरी दिखाई है, और उसको लीड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में आपको दिखाई देगी। एक बार जरा SBI का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। देखिए अब ग्रीन में आता हुआ ये स्टॉक, और उसके अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक बार HDFC बैंक लेकर आइए, और उसके बाद बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ICICI बैंक देखिए अब ग्रीन में आता हुआ, और HDFC बैंक कंफर्टेबली ग्रीन में। इनफैक्ट HDFC बैंक मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा बैंक निफ्टी। इनफैक्ट 100% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। 81 पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जबकि बैंक निफ्टी सिर्फ 43 पॉइंट ऊपर है। लेकिन HDFC बैंक का जलवा है ये इस समय, जो इस समय बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और HDFC बैंक का एक्चुअली मूव आपको ट्यूसडे को दिखता भी है, क्योंकि फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी होती है। पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए। ट्यूसडे को काफ़ी उसमें वॉलेटिलिटी होती है, और काफ़ी उसमें ऑप्शंस में कारोबार होता है। 18,305 पर इस समय निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। इसकी याद रखिएगा आज एक्सपायरी है, ट्यूसडे को होती है इसकी वीकली एक्सपायरी। निफ्टी और बैंक निफ्टी की थर्सडे को होती है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्यूसडे को होती है, और ये सिर्फ ट्यूसडे को ही एक्टिव होता है, बाकी दिन कुछ नहीं करता। लेकिन ट्यूसडे को इसके ऑप्शंस जो हैं एकदम से काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। चलिए और ट्रेड्स ले लेते हैं। विकास जी की ट्रेड रह गई है। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए मेरा पहला ट्रेड रहेगा दीपक NTR। यहाँ पे मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड जोन में ऑलमोस्ट ये काउंटर चल चुका है। डेली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ऊपर में 1970 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेंगे। 1800 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो मेरा पहला बाय कॉल रहेगा दीपक NTR। दूसरा है पावर सेक्टर से टाटा पावर। टाटा पावर में हमने देखा है कि 201 202 एक बेस बना चुका है काउंटर। वहां से कल हमने थोड़ा सा पुल बैक रैली देखा, और ये मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर में 215 के टारगेट के लिए टाटा पावर यहाँ पे बाय करना है, 201 का स्टॉप लॉस पे। ओके, टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, एक बार कैन फिन होम्स लेके आइएगा, और आपकी स्क्रीन पे 593.35 पे ट्रेड करता हुआ। इस चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न है, उसका जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। राजेश पालवे जी, अब फाइनली ये मेरे ख्याल से 10 फेब से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, उसको बहुत शालीनता से अच्छी तरीके से
बाइसेक्ट करने की तैयारी करता हुआ 20 डे पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसने रेस्ट लिया। डेरिवेटिव्स के OI देखिए आप, करीब करीब इसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आप नहीं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, माफ़ कीजिएगा, ये है आपका, सॉरी, ये है मेरे ख्याल से मार्च कॉन्ट्रैक्ट। यस दैट्स फाइन, सही है, फैक्ट क्लियर हो गया। वो जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट देखा था दैट वाज फेब। ओके, आपका ठीक इस वक्त कैन फिन होम्स पे? तो बिल्कुल विनय जी, स्टॉक में जो करेक्टिव मूव था, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिखेगा, और स्टॉक के जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करने का हमें लगता है कि यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पोजीशन बनाई जा सकती है मार्च फ्यूचर में। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए 615 620, तो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा मार्च फ्यूचर में, वो होगा करीब 585 के आसपास। टारगेट 615 620 तक के आते हुए दिख सकते हैं। होम्स सर, मानस आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? देखिए, 2 रिकमेंडेशन है। फर्स्ट सेल रिकमेंडेशन है इंडसइंड बैंक पे। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली करेंगे। 1113 कैश लेवल्स हैं ये, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1080 के टारगेट सेट करने हैं। और दूसरा स्टॉक है, वो भी सेल रिकमेंडेशन है, AB कैपिटल पे बिकवाली करनी है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है। प्राइस सपोर्ट जरूर 142 पे है, बट पैटर्न को देख के लग रहा है कि 142 के लेवल्स भी ब्रीच हो जाएंगे, तो AB कैपिटल में भी बिकवाली करने का ट्रेड होगा। 144.30 कैश लेवल्स है ये, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है और नीचे की तरफ 138.50 की टारगेट सेट करना है। निफ्टी अब 17,900 पर और एक अच्छे खासे मोमेंटम की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या हायर लेवल पर सेलिंग आएगी या नहीं, ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस समय अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जो 20 डे और सिंपल ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, उसके ऊपर। सचिन, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी, किस तरीके से देखना है आप इस तरह के इंटरडे मूव्स को? प्योर शॉर्ट कवरिंग, प्रॉफिट टेकिंग, या फिर अपॉर्चुनिटी टू सेल, क्या भी होगा यहाँ पर? अनुज जी, इनफैक्ट जैसे मैंने शुरुआत की थी, मुझे लग रहा है जब तक 17,800 का लेवल ब्रीच नहीं होता, आई थिंक तब तक फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय नहीं करने चाहिए इंट्राडे के लिए आते। एंड जिस तरीके से आज का डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन ही होना चाहिए। एंड जो रेंज मैंने डिफाइन की है 17,960 से लेके 17,800, आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में ये ऑस्किलेशन होगा। सो जिस तरीके से निफ्टी प्लेस था, लोअर एंड के आसपास हमने लॉन्ग पोजीशन ही रिकमेंड की थी निफ्टी में बाइंग के लिए। एंड जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 17,960 अगर आ जाता है तो वहां पर थोड़ा सा मुनाफा पॉकेट करने की सलाह होगी। मेजर ट्रेंड मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा वीक ही है। इनफैक्ट आज का 17 अगर छोड़ दे तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस बना है 18,100 से लेकर 18,050 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर सीरीज में बरकरार रहना चाहिए। एंड कहीं जाकर जो फॉलो थ्रू मोमेंटम है वो लगभग लोअर एंड पे ही शेप अप होना चाहिए। तो 17,700 के आसपास की एक्सपेक्टेशन होगी इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। एंड जिस तरीके से बैंक निफ्टी का भी डेटा है, मुझे लग रहा है 40,500 का जो लेवल इसने फिलहाल रिस्पेक्ट किया है, वो ओवरऑल इवेंचुअली ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में उछाल पे मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के नजदीक जो लगभग अराउंड 41,000 के आसपास प्लेस है, वहां पर मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट एडिशन का मौका मिलेगा। वो इवेंचुअली हम यही देख रहे हैं कि लगभग अराउंड 40,000 जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां पर कहीं जाकर एक्सपायरी शेप अप होगी निफ्टी बैंक की। तो मुझे लग रहा है उछाल मिल जाता है, वहां पर शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए, ब्रेकडाउन पे नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब थोड़ी लंबे अवधि की बात कर लेते हैं। अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश जी के पास इंडियन मार्केट में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और काफ़ी पैसा मैनेज करते हैं ये, तो उनसे जान लेते हैं कि क्या हुआ है। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। मैं अभी आपका एक हमारे जो सिस्टर वेबसाइट है मनी कंट्रोल, उनको आपने एक इंटरव्यू दिया था, वो पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा है कि 11 से 13% का रिटर्न दे सकता है निफ्टी इस साल। सही पढ़ा मैंने? तो इसमें क्या कहना है सर कि मार्केट जो लॉन्ग टर्म, अगर आप मार्केट देखोगे, कोई भी इक्विटी मार्केट आप देखो, चाहे इंडोनेशिया देखो, चाहे यूएस देखो, चाहे इंडिया देखो, तो मार्केट क्या होता है, इज नथिंग बट मिरर ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। जितना अर्निंग्स ग्रोथ उतना आता है, उतना मार्केट का रिटर्न्स होता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बनता है। जैसे हम सब जानते हैं कि इन बिटवीन देयर इज ऑलवेज अ वॉलेटिलिटी, करेक्ट? सो एट टाइम्स
market runs ahead of fundamentals, and at times market run little bit lagging fundamentals. So last 1.5 साल से, जैसा मैंने वो इंटरव्यू में भी कहा था, the interview which you are referring to, कि last approximately 16 से 18 महीने से market has entered into time correction and also price correction. October 2021 में Nifty was roughly about 19,000, and today we are about 17,800 or near to that. That's about 8 to 10% price correction. और वही 16 महीने के समय के दरमियान earnings have actually grown by 30%. And for next year, we expect earnings to grow again about 11 to 13%. You know, Bloomberg, if you look at the street estimate, they are talking about 15%. But let's be conservative, considering the global slowdown. अगर हम 11, 12, 13% भी अगर earnings growth अगर लगाते हैं और अगर ये time correction और price correction का उसके अंदर जोड़ते हैं, तो double-digit return for current calendar year for equity market, I don't think it will surprise me. I think that's a bare minimum assumption I would like to have at this point of time. ओके तो राजेश जी, फिर इस मार्केट को लीड कौन करेगा? क्योंकि बैंकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम देखी है हमने, लेकिन पिछले 2 महीने में आईटी में ज़बरदस्त रैली है. 20% की रैली आ चुकी है आईटी इंडेक्स में ऑलरेडी, और ऑलमोस्ट उतना ही करेक्शन, थोड़ा कम, करीब 10% करीब करेक्शन आ चुका है बैंक निफ्टी में. इन 2 बड़े सेक्टर्स पर क्या व्यू होगा? देखो, बैंकिंग विल कंटिन्यू टू डू वेल, क्योंकि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ अगर हम देखें तो पिछले 4 महीने से वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है. गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है वो शायद और 1-2 क्वार्टर लगेंगे, लेकिन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी बढ़ना चालू हो जाएगा. तो मुझे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ ऑन नॉन फूड साइड 12 से 13% का नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, I don't think it is very aggressive assumption. So 12 से 13% loan book growth and therefore 14 से 15% net interest income growth, I think it is likely. So I think banking will continue to do well. Credit cost, we are almost at 10-year low. So credit cost remains low. And ये जो net interest margin का जो benefit है वो शायद थोड़ा सा reverse होएगा second half में, लेकिन at the same time the volume growth will compensate for the same. And OPEX, the cost to income ratio, will also probably will favor to some extent. So I think banking will continue to remain good. IT sector, I'm still cautious on IT sector. मुझे ऐसा लग रहा है कि फेड का ये जो रेट हाइक का जो साइकिल है उसमें हमें और मॉनिटर करना पड़ेगा अगले 2, 3, 4 महीने में कि फेड का एक्शन कितना स्ट्रांग हो सकता है. क्योंकि अगर यूएस इकोनॉमी इज नॉट बेसिकली कूलिंग ऑफ, देन यूएस फेड हैज टू टेक वन मोर एग्रेसिव स्टेप. And that means forcefully, basically making slowdown, very forceful slowdown for the global companies. And if that happens, then IT companies, being most linked with the global economy, may also feel the hit. So I'm not saying we are negative at this point of IT because valuations have corrected. But at the same time, right now we are not becoming like an ultra bullish kind of thing. We'll be like wait and watch mode before we take any final view on the sector. ओके राजेश जी, अब थोड़ा सा अगर आप देखें ऐसे सेक्टर्स पे भी आते हैं जिनको हमने पिछले 2 क्वार्टर्स से पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है बिकॉज ऑफ दैट मेटल प्राइसेस प्रेशर. मैं स्पेशली अगर आप देखें एक वाइट गुड सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि 2 क्वार्टर से काफ़ी प्रेशर में रहा है सिंस वी आर अगेन आई मीन स्लिपिंग इनटू अ समर सीजन. इस पर बात करना बनता है. इस स्पेस में आपका व्यू क्या है इस वक्त? वाइट गुड सेगमेंट आई थिंक ये इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी. वाइट गुड स्पेस को हमें थोड़ा और फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेगमेंट में there are a couple of things which are happening. This sector has been hit hard because of number one, there is an overall demand slowdown in both urban as well as rural India. Second, the headwind for the sector was the significant increase in input cost, resulting into on one end demand is slow और second में cost भी बढ़ रहा है, so they could not increase the prices and therefore finally impacting the margins. And third, very important is the increasing competition within the sector. तो पहले सिर्फ जो टॉप 5 players थे, now all the large electronic store like Vijay Sales in Mumbai and likewise many other stores and also online platforms, whether it's the Flipkart or Amazons of the world, and also the companies like Reliance Retail of the world, they have very aggressive plans in white goods space. So these are the 3 headwinds, and that's the reason why the white goods stocks have suffered the most in last 9 to 12 months. From here on, from 3 headwind, one is going to now become a tailwind.
that is raw material cost is now coming down. The input pressure is now coming off, and therefore margins hopefully will improve. The competition side will remain intense, but last 12 months, there are many companies which have reported kind of a losses to gain market share, if I can use that term. Probably it may not be sustainable, और मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी rationality will come back. And third, the demand side जो impact हुआ है, particularly on the rural India, I think probably that will now normalize. Because if you look at the overall monsoon has been reasonably good, and the farm incomes have remained good growth for this year. And therefore, I think some improvement in rural demand will come back. Urban demand may continue to remain a little bit sluggish. So these are positive versus negative factors. We are watching this space. We like this space in terms of bottom-up approach. And you need to be then very, very selective that what kind of companies you are buying into to make sure that it becomes a winner. So, in this sector, finally, ultimately, you need to then take the bottom-up approach and identify the right companies, which is the right to win market share and will able to fight the stiff competition from online as well as offline players and able to have a little bit pricing power. That will be the ultimate strategy in this space. Okay, अच्छा ये एक मुझे सवाल आपसे पूछना था फिर क्योंकि आप एक बॉटम अप इन्वेस्टर हैं, कोई रीसेंट एडिशन जो आपने पोर्टफोलियो में किया हो, वेल डिस्क्लोज्ड हो, जिसकी आप बात कर सकते हैं? Recently we have added few companies, but I don't know whether we can talk stock specifics. But that company is basically अगर आपके पोर्टफोलियो में तो आप कर सकते हैं बात, आप हमने पहले की है आपसे बात, अगर आपने ऐड किया हुआ है, पब्लिक नॉलेज है तो कर सकते हैं. Okay, so that's one of the portfolio which, please put a disclaimer since now we are talking about companies. The one company which we added recently is Finolex Cables. And this is a company which is one of the top 3 companies in India in the segments in which it is operating. So we always select the companies based on our 3M approach. So market size, market share, and margin of safety. The size of opportunity, of course, is huge. Company is leading player in wires and cables, all the segments in which the company is operating. And we expect that, this company has delivered good numbers. So in last 3 years, compounded growth, अगर हम देखते हैं, so versus competition, this company has actually did a little bit better, despite very tough times for the macro industry. And we expect the earnings growth to remain very solid. It's a debt-free company, very strong underlying return on business, return on capital employed, strong operating cash flows. And margin of safety is significant in our favor because valuation-wise, it is trading at almost 30 to 40 to 50% discount compared to other companies, the peer group in which it is operating. So this is one company which we have added in what I would say building material space. So for us, we put entire consumer under one sector, whether it is a consumer durable, whether it is a consumer retail, whether it is a consumer building material, whether it is a consumer discretionary like luggage companies, and so on and so forth. So this is the one company which we have added in the recent times. चलिए राजेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपने मार्केट थीसिस और ये स्टॉक्स बताने के लिए. आपका डिस्क्लेमर स्क्रीन पर एक बार फिर फ्लैश कर देते हैं. जो स्टॉक्स की बात की वो इनके पोर्टफोलियो में पब्लिकली अवेलेबल हैं और इसके लिए इस पर बात कर सकते हैं. चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार मार्केट का रुख करते हैं वापस. 17,916 निफ्टी एट डे हाई और उसको अब पावर कर रहा है बैंक निफ्टी. और देखिए ये आज लोअर लेवल से ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग. आज मार्केट ने अपने ऑप्शंस बेस को रिस्पेक्ट किया. 40,500 से एक शानदार रिकवरी और वो 40,500 का डिफेंड करना बहुत ज़रूरी था. 2 बार टेस्ट किया उसको मार्केट ने आज और रिकवरी अच्छी. और अब वो रिकवरी 350 पॉइंट की हो चुकी है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी वो रिकवरी करीब करीब आपको दिखाई देगी. ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आ रही है. सचिन, कोई और ट्रेड जो आपने स्पॉट की हो इस रिकवरी के दौरान? जी अनुज जी, इनफैक्ट यहाँ पर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है तेजी में वो है L&T. एंड जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट्स पे यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न या फिर फ्लैग फॉर्मेशन से, मुझे लग रहा है उसका टारगेट लगभग अराउंड 2300 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है. तो मुझे लग रहा है जो आउट परफॉर्मेंस चल रही है वो आउट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए. एंड जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक काफी इंपॉर्टेंट स्विंग बन चुका है 2230 के आसपास. आई थिंक वहीं पे आपको स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए.
एंड 2300 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी एल&टी में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इंट्राडे बेसिस पे। अगर ये वायलेट नहीं होता तो आई थिंक 1 से 2 दिनों में ही ये पर्टिकुलर टारगेट्स हासिल हो जानी चाहिए। मुझे लगा एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर है एंड इसकी आउट परफॉर्मेंस अभी भी बरकरार रहनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। सो खरीदारी करनी है एल&टी के फ्यूचर्स में। एल&टी फ्यूचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल एल&टी फ्यूचर्स। पॉलीकैब 3032 पे 3032 पे। राजेश पालवे जी, इस रेंज में 3030 से लेकर 3090 के बीच में, इनफैक्ट 3120 के बीच में बहुत सारी वाइल्ड हायर शेडोज हैं और क्लोजर टू एक्सपायरी। दिक्कत यह है कि इसमें सिर्फ लॉन्ग ही लॉन्ग है। अभी आपका व्यू पॉलीकैब में क्या है? तो वीरेंद्र जी देखिए, ऑलमोस्ट स्टॉक को अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसका करीब 3040 3050 की जोन में। मल्टीपल अटेम्प्ट में ये स्टॉक अभी वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है कि हो सकता है ये एक्सपायरी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा रुकावट है, लेकिन ये स्टॉक में ब्रेकआउट हमें लगता है कि सूनर और लेटर आते हुए दिखेगा और नेक्स्ट टारगेट इसका जो लगता है वो करीब आना चाहिए 3150 3200 की तरफ। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो अब हमें लगता है जो फॉलो करना चाहिए वो करीब होना चाहिए 2990 के आसपास। अगर ये लेवल नहीं वॉयलेट होते हैं अगले 1-2 सेशन में तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 3150 की तरफ आते हुए दिखेगा। चलिए एक काम करते हैं, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए, और अब इस शो को यहीं विराम देते हैं और मार्केट एट डेज हाई पर छोड़ देते हैं नीरज जी के हवाले, और ट्रेडर्स हॉटलाइन की फिर शुरुआत करेंगे। नीरज जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी 200 पॉइंट, सॉरी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 75 पॉइंट ऊपर। मुझे लग रहा है कि आज ये दिन थोड़ा अच्छा, आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का मूड है। मंगलवार है आज मंगल तो मंगलवार का दिन बेहतर दिन है और मार्केट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा ही चलता रहेगा आज दिन के दौरान। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, जवाब देंगे। सेम पार्टीज के बीच में डील हो गई, बहुत क्लियर है, ना किसी को कुछ मिलना ना किसी को जाना, लेकिन ओपन इंटरेस्ट मैनेज हो गया। बैंक निफ्टी 40,000 पर है, 49,000 की कॉल में 24 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट। पुट कॉल रेशो टेक्निकली इतना नीचे नहीं है, इतना ओवरसोल्ड नहीं है मार्केट पुट कॉल रेशो के हिसाब से जितना हेडलाइन दिखा रहा है। जो करंट सेबी डिस्पेंसेशन है वो काफ़ी क्लोजली इन चीज़ों को वॉच करता है। सेबी इसकी जांच करेगा। अब आप देखना अगले कुछ दिनों में ना ये गायब हो जाएगा। अब वापस पुट कॉल रेशो, वो जो सैनिटी होती है ना पुट कॉल रेशो की, वो अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी।